नमस्कार, मैं हूँ राज शिकारी। आज हम बात करेंगे कि क्या आप लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में फंसे हुए हैं। अगर तुम लोग फंसे हुए हो तो नीचे कमेंट करके बताओ कि कितने साल हुए हैं तुम लोगों को इसमें लगे हुए और कितने पैसे फूके हैं। इस पे भी बात करते हैं। और आज हम बैठ के बात करते हैं। हो सकता है आधा घंटा लगे, मगर इस पे हम पूरा सॉल्यूशन करते हैं। देखो, सरकारी नौकरी में 3 लेयर होते हैं। 10वीं लेवल की नौकरी, 12वीं लेवल की नौकरी और ग्रेजुएट लेवल की नौकरी। अगर हम ग्रेड डी की बात करें जो कि 10वीं लेवल की होती है, वो नौकरी एसएससी में भी आती है और रेलवे में भी आती है। कभी कभी डीआरडीओ में थोड़ी बहुत आ जाती है, हालांकि उसे काउंट करना जरूरी नहीं है। मगर जो ग्रेड डी की नौकरी होती है वहाँ पे 10वीं लेवल की योग्यता होती है। अब स्वाभाविक सी बात है कि सबको बड़ी नौकरी चाहिए, सबको बड़ी सैलरी चाहिए, सबको चाहिए कि भाई एक 40-50 हज़ार की सैलरी आनी चाहिए, जो कि ज़रूरी है। क्योंकि आजकल अगर आप घर के किराए भी देखें तो घर के किराए 10, 12, 15 हज़ार हो गए हैं। मेट्रो सिटी की बात करें तो अगर छोटी सिटी में जाएंगे, एक आध कमरा लेंगे तो हो सकता है 5-6 हज़ार में मिल जाए। मगर अगर आप परिवार वाले हैं या फिर आगे आप शादी भी करेंगे, आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, और अगर आप घर ढूंढने निकलेंगे तो आप एक कमरे में तो नहीं रह पाएंगे ना। आपको एक घर चाहिए, तो उस एक घर के लिए आपको एटलीस्ट 10, 12, 15 हज़ार देने पड़ेंगे। तो सैलरी अगर ठीक ठाक हो, 40 हज़ार, 45 हज़ार या 50 हज़ार सैलरी हो तो इतनी समस्या नहीं होती। ठीक है, किराए के घर में। और रही बात खर्चों की, तो बाकी खर्चे निकाल के भी थोड़ा बहुत अगर आपके सेविंग बचती है भविष्य के लिए, तो इसीलिए एक बड़ी नौकरी जरूरी है जिसमें 40-50 हज़ार सैलरी मिले। और ये 40-50 हज़ार वाली सैलरी होती है ना, ये ग्रेड बी में और ग्रेड सी में होती है। ग्रेड बी और ग्रेड सी। तो ज़्यादातर जो अभ्यर्थी होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इस लेवल की नौकरी में जाते हैं जो कि ग्रेड बी और ग्रेड सी की होती है, जहाँ ग्रेजुएट लेवल के लड़के लड़कियाँ होती है जो कंपटीशन में आते हैं। मगर होता यह है कि जब तक ये नहीं मिलती तब तक वो 10वीं लेवल की नौकरी के लिए भी तैयार होते हैं कि भाई 10वीं लेवल की जो नौकरी होती है हम उसके पीछे जाएंगे। और फिर होता ये है कि ये जो 10वीं लेवल की नौकरी है ना, उसका कट ऑफ 100 में से 100 चला जाता है। अगर आप यूपी, बिहार, हरियाणा का देखें, मध्य प्रदेश और कुछ राज्यों का, तो वहाँ जो कट ऑफ गया है ये 10वीं लेवल की नौकरियों का, वो 100 में से 98, 99, 97 गया है। अब सोच के देखिए कि एक सामान्य परिवार का लड़का लड़की कैसे इतने कट ऑफ निकाल पाएगा, जिसकी आर्थिक हालत खराब है, जो मध्यम वर्ग से है, जिनके माता पिता बहुत पैसे नहीं कमाते, जिनका भविष्य में कोई और दूसरा उपाय नहीं है, जिनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री भी नहीं है, जो विदेश भी नहीं जा सकते। ऐसे मध्यम वर्गीय लोग क्या करेंगे अगर 97, 98 कट ऑफ जाए तो 10वीं लेवल की नौकरी का। कहते कि सबसे छोटी नौकरी है, लगभग 25, 26, 27 हज़ार मिल जाते हैं इसमें। मगर इस नौकरी के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी वाले भी आते हैं। और यहाँ पे एक कड़वी हकीकत हमें समझ आती है कि एक 10वीं लेवल की नौकरी भी प्राप्त करने में आपको 100 में से 95%, 97, 99% लाने पड़ सकते हैं। ठीक है। और ये सब देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लड़के लड़कियां करते क्या है कि वो देखते नहीं कि कट ऑफ कहाँ जा रहा है। वो बस बिना सोचे समझे तैयारी करते रहते कि भाई मेहनत करते रहेंगे तो हो जाएगा, कभी ना कभी तो निकल जाएगा। और ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है क्योंकि कट ऑफ जो जाता है ना वो 70, 75, 80 पे जाता है। तो जो लड़के लड़कियां होते हैं ना वो सोचते हैं कि इतना तो कर लेंगे, 70% तो ला ही देंगे यार, 75%, 80% ये तो अगर मेहनत करेंगे तो आ जाएगा, जो कि होता है। मगर जब फाइनल ज्वाइनिंग होती है ना, जब ज्वाइनिंग का टाइम आता है तो सारी पोस्ट 90% से ऊपर वाले ही ले जाते हैं। जिनके 90% से ऊपर होते हैं ना वही सारी नौकरियां ले जाते हैं। बाकी तुम 70% लाओ, 75 लाओ, 80 लाओ, 85 लाओ, 89 लाओ, तुम्हारे नसीब में
मिलने तो मिले, वरना वो भी नहीं मिलेगा। फिर वो गैम्बलिंग वाली बात है, या तो मिल सकता है तो नहीं मिल सकता। तो ये सिचुएशन है सरकारी नौकरी की। भाई एक छोटी से छोटी लेवल की सरकारी नौकरी में क्या सिचुएशन है। 10वीं लेवल की बात करते हैं 12वीं लेवल की। वहाँ तुम्हें 85% चाहिए मिनिमम, 85%। अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन लेवल की, जो CGL वगैरह आती है, IBPS वगैरह आती है, वहाँ पे तुम्हें 80% चाहिए। और सिर्फ 80% चाहिए ऐसा नहीं है, इसके साथ चाहिए कि तुम नेगेटिव मार्किंग से भी बचो। नेगेटिव मार्किंग ये होती है कि अगर तुमने गलत सवाल अटेम्प्ट कर लिया, अगर तुमने अंधाधुंध सवाल टिक कर दिया MCQs ऑप्शनल सवालों में से, तो उसमें से हो गया कि तुम्हारा 1/4 या 1/3 नंबर कट जाएगा, जो कि तुमने सही किया है उसमें से। तो अब तुम्हें 80% लाने हैं बिना गलत किए। तो ये है चुनौती, ये है समस्या। ठीक है, ग्रेजुएशन में तुम्हें लाने हैं 80%, 12वीं वाली नौकरी में तुम्हें लाने हैं 90%, और जो 10वीं वाली नौकरी उसमें तुम्हें लाने हैं 97-98%। अब तुम लोग मुझे बताओ कि इस तीनों कैटेगरी के बच्चे के पास जाने के सिवाय विकल्प कहाँ है। PhD वाले पता नहीं आए ना आए, वो मैं नहीं जानता, मगर मैक्सिमम जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे समझ रहे, वो बच्चे इन तीनों कैटेगरी में आते हैं, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन। और इन तीनों में हालात फटे पड़े हैं। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा छलावा ये होता है ना कि कट ऑफ जाता है 75 नंबर पे। सब बच्चे सोचते हैं कि भाई इतना तो अगले साल कर ही लेंगे, इतना तो अगले साल कर ही लेंगे। भाई वो एडिशनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं है। वो फाइनल कट ऑफ बाद में आते, जब फाइनल कट ऑफ देखोगे तो भाई 90, 95, 92, 93 पे सीटें जाके ख़त्म हो जाती है। अब तो सरकारी वैकेंसियाँ कम आ रही है, तुम्हें पता है ये सब चीज़ें। तो ये तो समस्या है, मगर साथ में नए नए विद्यार्थी भी हर साल जुड़ते हैं। हर साल हमारे देश में लगभग 2 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 2 लाख बच्चे। ठीक है, ये राउंड फिगर है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मगर हर 2 लाख की भीड़ मार्केट में आती है। और ये जो भीड़ है उसमें से बहुत छोटा अमाउंट विदेश जाता है। विदेश जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं भाई साहब, बहुत आसान चीज़ नहीं है विदेश जाना। तो विदेश जाने के लिए बहुत पैसे चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो मेजोरिटी बच्चे हैं वो यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं काम धंधे में लग जाएंगे। कुछ लोगों के पारिवारिक बिजनेस होते हैं, काम धंधे रोजगार होते हैं, तो कुछ उसमें लग जाते हैं। हालांकि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बहुत छोटा नंबर है ये। और जो मेजोरिटी होता है मिडिल क्लास, मेरी तरह आपकी तरह, वो निकलता है नौकरी ढूंढने के लिए, फिर चाहे प्राइवेट की हो सरकारी की हो। और आपको तो पता है कि हमारे देश में प्राइवेट नौकरी को लेके क्या हालत है। उसमें से भी हमारी जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, उन्होंने लेबर लॉ ऐसे बनाया है कि आप एक हफ्ते में कुछ घंटे काम करवा सकते हैं, यानी कि एक जो अमाउंट होना चाहिए, जाकि बाकी देशों में 5-5 घंटे हो रहा है। बाकी देश में अगर हम बात करें यूरोप में, अमेरिका में, तो वहाँ पे 5 घंटे काम का कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है। मगर हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं उसने ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया, उसने ऐसा लेबर बिल लाया जो कि उससे ज़्यादा घंटे काम करवाने की अनुमति देता है, और कहते हैं कि हमने आपको काम करने से बचाया, जबकि 5 घंटे से ज़्यादा घंटे काम करवाया जा रहा है, और कहते हैं कि भाई इससे ज़्यादा नहीं करवाया जाएगा, हम इसकी गारंटी देते हैं आपको। तो ये एक अलग हिपोक्रेसी है कि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं उनका कोई अधिकार या कोई मिनिमम वेजेस नहीं है यहाँ पे। अगर हम बात करें अमेरिका की, यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पे कुछ घंटे के हिसाब से पेमेंट होता है कि भाई 1 घंटे के इतने $, 1 घंटे में इतने यूरो मिलते हैं। मगर हमारे यहाँ कोई मिनिमम लेबर नहीं है। अब ये सरकार का अपनी पॉलिसी है या फिर मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि सरकार भी तो भाई कॉरपोरेट से मिली हुई रहती है। तो स्वाभाविक बात है कि वो तुम्हारा भला नहीं सोचेगी, वो कॉरपोरेट का भला सोचेगी। कॉरपोरेट पे देखेगी कि भाई इनके कैसे फ़ायदे पहुँचाए जाए। तुमसे वो टैक्स जरूर वसूलेगी, मगर तुम्हारे लिए वो सुविधा नहीं करेगी। तो प्राइवेट में ये समस्या है कि भाई काम दबा के करवाया जाता है,
मिनिमम वेजेस की कोई लिमिट नहीं है, तुम्हें हो सकता है चवन्नी में भी काम करवा दिया जाए। तो ये सब समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे वगैरह बहुत रहते हैं, घर से दूर मिलेंगे, दूसरे शहर में आना जाना पड़े, आने जाने के किराए खर्चा हो जाए। और दूसरा तो ये कि भारत में ट्रांसपोर्ट की हालत भी बहुत फटी पड़ी है। अगर आप डीटीसी की बसें देखें, एएमटीएस की बसें देखें, या फिर किसी भी शहर की बसें देखें, तो उसकी हालत इतनी घटिया है, इतनी घटिया है कि आप अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे इस देश में। अगर मैं बात करूँ एएमटीएस की, यानी कि अहमदाबाद की जो सिटी बसेस है, वो शाम को 8 बजे बंद कर दी जाती है। ये बीजेपी का राज्य है, ठीक है, बीजेपी के राज्य में ये चल रहा है, वो भी एक मेट्रो सिटी में, कि 8 बजे एएमटीएस की बसों को बंद कर दिया जाता है। क्या 8 बजे बाद कोई ऑफिस वाला घर नहीं जाएगा क्या? तो एक तरीके से वर्क एनवायरनमेंट की यहाँ पे हालत फटी पड़ी है। अगर तुम में से कोई ईमानदारी से काम करना भी चाहे, इस देश में पैसे लगाना भी चाहे, अपना योगदान देना भी चाहे, तो भी सिस्टम ऐसे बनाया गया है, ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि तुम्हें वो लात मार के बाहर निकाल देगा कि भाई तुम्हारी ज़रूरत है ही नहीं। अब तुम ही सोचो कि इस देश में अगर सुधार लाना हो तो कितना खतरनाक, कितना मुश्किल और चैलेंजिंग काम होगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर तुम किसी और देश की बात करो तो वहाँ हवा पानी काफ़ी अच्छा रहता है, ठंडा रहता है, चिल रहता है। दूसरा कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा एकदम फर्स्ट क्लास रहती है, और सैलरी भी ठीक ठाक रहती है। इतनी तो रहती है कि भाई आप अपना गुजार बसार कर ले। मगर हमारे देश में सभी तरीके की चीज़ों पे समस्या है। ऐसे में बचती है बस एक सरकारी नौकरी, जो कि मेजोरिटी जो मिडिल क्लास बच्चे हैं उसकी पहली पसंद होती है, होनी भी चाहिए। क्योंकि भाई क्या मांग रहे हैं, एटलीस्ट एक नौकरी तो मांग रहे हैं ना, कम से कम काम तो कर ही रहे हैं, बिठा के तो फ्री में तो पैसे मिल नहीं रहे। तो ये है सिचुएशन की सरकारी नौकरी क्यों लोगों को चाहिए। प्राइवेट में ऐसा एनवायरनमेंट बनाया ही नहीं गया, या फिर ऐसे कानून लाए ही नहीं गए कि लोग प्राइवेट में जॉब करना पसंद करें। जो करते हैं उनकी हालत जाके देख लीजिए आप। बड़ी बड़ी कंपनियां आपको टारगेट देती है जैसे कि भाई ग्राहक लेके आओ, टारगेट पूरा करो, टारगेट अचीव करो। मतलब कि मैं क्या ही कहूँ, भैंचोद हम दलाली करने के लिए आए हैं क्या यहाँ पे? क्लेरिकल काम कहाँ गया, टारगेट करना हो गया। अगर बिजनेस ही चलाना होता तो फिर मैं खुद अपने लिए बिजनेस नहीं चलाता क्या? और हिपोक्रेसी की तो ये चीज़ है ना कि ये एक ही चीज़ को अलग अलग नाम में परोस देते हैं। कभी कहते हैं कि भाई सेल्समैन का काम है, कभी कहते हैं कि मार्केटिंग का काम है, कभी कहते हैं टेलीकॉलर का काम है, कभी कहते हैं कस्टमर एग्जीक्यूटिव का काम है। मगर होता वही है कि दलाली करनी है, कस्टमर लाने हैं, ग्राहक लाने हैं, टारगेट पूरे करने हैं। अब जब यही करना होता तो फिर मैं अपनी कंपनी खोल के नहीं करता क्या कि इस चूतिए के लिए मैं 15-20 हज़ार में काम करके करूँ। तो ये है सिचुएशन प्राइवेट की कि भाई बड़े से बड़ी कंपनियां तुम्हें कह रही कि भाई ग्राहक लेके आओ। अब अगर इनके प्रोडक्ट में अगर दम होता, अगर इनके प्रोडक्ट में अगर सही अमाउंट मिलता, सही क्वालिटी मिलती, तो फिर कस्टमर खींचने की जरूरत क्यों पड़ती? कस्टमर तो खुद ही आ जाता ना। तो ये है प्राइवेट की सिचुएशन कि भाई प्राइवेट में ये है प्रॉब्लम। अब ऐसे में क्या किया जाए? सरकारी में मैंने कहा कि भाई 90%, 80%, 75, 85% कट ऑफ जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर तुम अपने एकेडमिक स्कोर को देखो, हो सकता है कुछ बच्चे 50% लेके आए, कुछ उससे भी कम लेके आए, कुछ 55-60%, कुछ 70% लेके आए। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। कुछ हो सकता है भाई 80% लेके आए, 90% लेके आए। मगर तुम्हें एक बार समझने की देखो, जो 80-85% लेके आते हैं ना, वो तो हो सकता है कर ले गई है एग्ज़ाम, वो हो सकता है कि कर ले एग्ज़ाम। जो 70-80% लेके आते हो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में, 12वीं के एग्ज़ाम में, स्कूल कॉलेज में जो लेके आते थे, वो हो सकता है कि एग्ज़ाम निकाल ले सरकारी नौकरियों का। मगर अगर तुम मेजोरिटी से आते हो, मेजोरिटी यानी कि जो 50% वाली है, 55, 60%, 40%, 70%, 75% वाली लोग भी है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है, तो तुम्हें समस्या आ सकती है, ठीक है। अगर तुम 50-60% वाले लड़के या लड़की हो जो कि एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे हो, तो देखो सबसे बेस्ट ये है कि तुम कोचिंग ले लो।
कोचिंग में कुछ पैसे जाएंगे या ट्यूशन वगैरह ले लो किसी से, सीनियर वगैरह से, वरना खुद से तो तुमसे नहीं होगा। तुम कितने यूट्यूब क्लासेस देख लो, कितना भी कुछ देख लो, खुद से तुम करके टाइम बर्बाद ही करोगे। कुछ समय मर्यादा रखो कि भाई 1 साल 2 साल या 3 साल बहुत है, फिर निकल जाएंगे। क्योंकि होता ये है ना कि ये जो चीज़ है ये माया जाल है। तुम 2 साल दोगे फिर सोचोगे यार अगले साल तक हो जाएगा, लगता है कि हो जाएगा। फिर 1 साल देने के बाद सोचोगे यार अगले साल देखते हैं। ऐसे करते करते ये 3 साल होता है, 4 5 साल होते हैं, और फिर ले देके 6 7 8 साल निकल जाते हैं। और फिर सोचते हैं कि भाई आखिर के 2 साल बचे, अब क्यों जाने दे, तो पूरा का पूरा एक दशक ही बर्बाद करके क्यों ना निकले। ये फिलोसॉफी बन जाती है हमारी। ये जो यूपीएससी सीजीएल में जो 32 साल की एज लिमिट है ना जनरल कैटेगरी में और सभी में, उसके पीछे का कारण यही कि हमारे यहाँ ना लड़के लड़कियाँ करियर के पीछे डेस्परेट है, जो कि ज़रूरी है। करियर नहीं होगा तो यार क्या ही होगा जीवन में। मगर एक चीज़ देखनी पड़ेगी आपको कि भाई आप पूरी ज़िंदगी ना घपा दे इसमें। 10 साल में आप अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। एक लड़का लड़की 18 साल से लेकर 32 साल तक एग्ज़ाम देता है, देती रहती है, तो अपने लाइफ में वो कितना आगे बढ़ सकता है, कितना अचीव कर सकता है। अगर वो खुद का स्टार्टअप भी करेगा, कुछ काम धंधा भी करेगा, तुम कुछ भी यार बेचो, ठेला लगा के, जो भी हो सकता है कुछ को शर्म आए, कुछ भी हो। जिन्हें शर्म नहीं आती यार वो तो कर ही रहे हैं। मगर ओवरऑल जब पैसे हो गए ना तो यार कोई मैटर नहीं करता शर्म वगैरह, ठीक है, लोग काम करते ही है, ठीक है, कोई किसी को याद नहीं रखता। 107 करोड़ का देश है। अगर तुम रास्ते पे जाके कुछ भी भाई पानी पूरी बेचो, गोलगप्पे बेचो, कुछ भी छोले भटूरे बेचो, कुछ भी बेचो, कोई तुम्हें याद थोड़ी रखेगा कि हाँ भाई ये लड़की है या ये लड़का है जो कि ये पढ़ाई करता था। कोई किसी को याद नहीं रखता, ठीक है। एक समय था जब हमारे देश में ना काफ़ी ब्लैकमेलिंग होती थी कि भाई आपके पॉर्न वीडियो, पॉर्न एमएमएस वगैरह या फोटोग्राफी वगैरह वायरल कर देंगे। आज इतना खतरनाक चीज़ें बाहर फैली हुई है कि कोई किसी को याद ही नहीं रखता कि भाई किसका वीडियो है क्या नहीं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार है कि भाई इतना बड़ा देश है, कोई भी लोग कितने ही काम करते, कोई प्लम्बिंग का काम करते, कोई मैकेनिक का काम करते, कोई वायरमैन का काम करते। तुम भी अगर कोई यहाँ वहाँ छोटा मोटा काम ढूंढ लोगे तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी लाइफ सेटल ही होगी। और कहते हैं ना कि भाई दुनिया घर चलाने नहीं आती, दुनिया केवल बात करती है, दुनिया घर चलाने नहीं आती। तो ये बात समझने की भाई अगर तुम्हारी आर्थिक हालत खराब है, अगर तुम्हारा फ्यूचर अंधेरे में है, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा करियर सब कुछ फट के चौसठ हुआ पड़ा है, तो तुम्हें ये देखना है कि भाई दुनिया जो सोचे वो सोचे। तुम्हें देखना है कि भाई तुम्हारे लिए कौन सी नौकरियाँ, कौन से वे काम कर रहे हो, और फिर उसमें आगे बढ़ो धीरे धीरे, क्योंकि टाइम तो वहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। अगर तुम सपोज बात करते कि भाई कुक बनना चाहो, तुम हो सकता है कोई खुद का स्टार्टअप करना चाहो, अचार पापड़ बिजनेस वगैरह कुछ भी तुम स्टार्टअप करना चाहो, ठीक है, कोई सलून स्टार्टअप करना चाहे, तो टाइम लगता है, उसमें टाइम भी लगता है और उसमें स्टेबल भी होना पड़ता है। पैसे भी थोड़े बहुत लग सकते हैं, तुम जीरो से भी शुरू कर सकते हो, जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, थोड़े से पैसों से शुरू करो, 1000 2000 5000 10,000 से, ठीक है। तो ऐसे करने से होगा क्या कि इसमें पोटेंशियल अच्छा है, चीज़ों को समझना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, बोझ मत समझो, फिर इसे इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, चीज़ों को सुधारना पड़ेगा, चीज़ों को फंक्शन करवाना पड़ेगा, लोगों को हायर करना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा, और फिर तुम देखोगे भाई तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। सरकारी नौकरी में 40-50 हज़ार मिलते हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा प्रोग्रेस होगा तुम्हारा, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें बेचो, कुछ भी, कोई भी ऐसा धंधा देखो, कुछ भी बेनिफिट देखो भाई, तुम्हारे पास इंटरनेट है, जाके देखो कि भाई कौन से धंधे चल रहे हैं बाहर, कौन सा काम चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करो, ठीक है। क्योंकि देखो इससे होगा क्या, ओवरऑल तुम्हारा बेटरमेंट है, तुम्हारे परिवार का, देश का भी बेटरमेंट है। भले देश तुम्हें आज कितने भी लाते मार रहा है, तुम्हारे लिए कोई सुविधा नहीं रख रहा है, कोई एनवायरनमेंट नहीं रख रहा है, तुम्हारे लिए कोई बेनिफिट की चीज़ें नहीं है, मगर ओवरऑल धीरे धीरे तुम्हें अपना तो बेनिफिट देखना पड़ेगा ना, यह है बात। तो कुछ ना कुछ लिमिट में रखो कि भाई तुम्हें अपने 10 साल तो नहीं देने हैं किसी एग्ज़ाम को, क्योंकि अगर 10 साल चले गए तो वो वापस नहीं आने वाले, जीवन ख़त्म। 55-60 साल पे तो हम सभी बुढ़े हो जाएंगे, मरने लगेंगे भाई, अंकल आंटियाँ बन जाएंगे हम सभी। तो 10 साल किसी एग्ज़ाम को देना और फिर उसमें जीरो लेके या फिर नहीं लगना,
ये कोई समझदारी की बात नहीं है। तुम दो कि भाई मैं 2 साल दूंगा या दूंगी या 3 साल दूंगा, नहीं होता तो फिर मैं छोड़ दूंगा, मैं कुछ और करूँगा। ठीक है, ये है जेन्युइन चीज़, क्योंकि बहुत लोगों का हो सकता है हो भी जाए, बहुत लोगों का नहीं भी होता। और परसेंटेज इसलिए मैटर करता है, वो परसेंटेज देखा जाता है, सक्सेस रेशियो इसलिए तो देखा जाता है ना। ले दे के आधा % लोगों की नौकरी लग रही है, बाकी 99.5% लोग वहीं घूम फिर के वापस आ रहे हैं। तो फिर ऐसे जगह पे क्या तुम कुछ करना चाहोगे? बिजनेस वाले बिजनेस बंद करके भाग लेंगे, ठीक है, बैंक वाले बैंक बंद करके भाग लेंगे, अगर इतना खतरनाक रेशियो होगा तो। ये है बात। तो रेशियो देखो, पॉसिबिलिटीज़ देखो, फेलियर देखो, सक्सेस रेशियो देखो, और फिर आगे बढ़ो कि भाई कहाँ पोटेंशियल है, कहाँ पे पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे काम पे लगो, कुछ काम देखो, सेविंग करो, आगे बढ़ो, इन्वेस्टमेंट करो, स्टार्टअप करो। ठीक है, और लाइफ को आगे बढ़ाओ, क्योंकि देखो यार, एक दिन में तो सब कुछ नहीं होने वाला। एक दिन में तो तुम लखपति करोड़पति थोड़ी बन जाओगे, तुम्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसमें भी टाइम लगेगा। पहला तुमने टाइम लगाया सरकारी नौकरी में, पढ़ाई लिखाई में, और अब तुम अपने आप को स्टेबल करने में टाइम लगाओगे, यानी कि तुम्हारा तो डबल टाइम जाएगा। ये है प्रॉब्लम। तो इसलिए कहता हूँ कि भाई 1 2 3 साल दो, और फिर निकल लो कहीं दूसरी जगह पे जॉब पे। और रही बात कुछ लोगों की जो कहते हैं कि भाई हमारा तो लग जाता है आखिर में, कुछ लोग होते हैं जिनका भाई 1 साल में निकल जाता है। ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल एक तैयारी करके उनका एक दिन निकल जाता है। ठीक है, मगर ये भी हमें नोटिस करना है ना कि बहुतों का नहीं निकलता, ये भी बात है। और तुम्हें एक बात समझने पड़ेगा कि आजकल चल ये रहा है ना कि धंधे पे धंधा बन गया है। धंधे पे धंधा यानी कि अगर कोई नौकरी है, कोई भी प्रोफेशन है, सरकारी नौकरी को हो, प्राइवेट नौकरी को हो, बिजनेस को हो, तो बिजनेस नहीं करते, उस बिजनेस के टीचर बन जाते हैं, उसके टीचर बन जाते हैं। उदाहरण से कि मैं एग्जांपल दूं, कोई ट्रक चलाने वाला बिजनेस है, तो वो आदमी खुद ट्रक चला के पैसे नहीं कमाएगा, वो दूसरों को कहेगा कि मैं तुम्हें ट्रक चलाना सिखाऊंगा और तुम पैसे कमाओगे। तो हमारे देश में हो ये रहा है कि यहाँ पे प्रोफेशन बनाया जा रहा है। आईटी की बात करें, पिछले 1 2 साल से आपने देखा होगा, आपका दिमाग खराब हो गया होगा कि भाई आईटी की इतनी एडवर्टाइज कि भाई 6 महीने में नौकरी, 10 महीने में नौकरी, हाँ है नौकरी, मगर वहाँ पे पोटेंशियल घुसा पड़ा है। आईटी डेवलपर, वेब डेवलपर 15 16 17 हज़ार में जॉब कर रहे हैं। तो पोटेंशियल क्या है इसमें? तो हमारे देश में ये एक गजब परंपरा चल पड़ी कि यहाँ पे धंधा बनाया जा रहा है। ठीक है, कोई कह रहा है कि भाई हम आपको ड्राइविंग स्कूल का ट्यूटोरियल सिखाएंगे, ड्राइविंग कैसे करवानी है, ये चीज़ है। फिर कोई कहेगा भाई टीचर कैसे बनना है, ये देखना है। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में हो ये रहा है कि जो सरकारी नौकरी, कोचिंग संस्थान वगैरह है, ये बहुत बड़ा एक सेक्टर बन गया है, इंडस्ट्री बन गया है। और तुम्हें पता होगा कि यार इसको लेके तो सरकार भी झुकी रहती है। क्यों? क्योंकि तुमने देखा होगा कि जो नीट वाले एग्ज़ाम होते हैं, नीट कैट हो गया, ये जो एग्ज़ाम होते हैं ना, कोरोना के टाइम में तुमने देखा होगा कि भाई कोरोना फैला हुआ था और एग्ज़ाम की डेट आ गई, एग्ज़ाम की डेट आ गई, और जो पेरेंट्स लोग थे, स्टूडेंट लोग थे, उनकी हालत टाइट थी कि भाई इतना कोरोना फैल रहा है, हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ाने भेजेंगे, कैसे एग्ज़ाम पे भेजेंगे। लोग कहते थे कि भाई ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है ना, उसका प्रेशर है ये एग्ज़ाम की डेट लाने पे। तो कहने का मतलब कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ तो प्रेशर रहता ही है। और यही चीज़ है कि ये जो इंडस्ट्री है, ये चल तो रहे केवल अपने फ़ायदे के लिए ना, इससे देश को थोड़ी फ़ायदा हो रहा है, देश को कोई देश के लिए थोड़ी कर रहा है कुछ। तो जहाँ पे भी कोई बिजनेस लेके बैठा है, कुछ काम लेके बैठा है, वो केवल अपने फ़ायदे के लिए बैठा है, उसे तुम्हारे फ़ायदे नुकसान से कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई उनका अच्छा चलता है। तुम देखो किसी टीचर का, किसी कोचिंग इंडस्ट्री का, तुम किसी का भी देखो यार, लोग अपने घर बना के बैठे हैं वहाँ पे। ठीक है, लोग एग्ज़ाम निकालते हैं, मगर इसलिए नहीं निकालते क्योंकि उन्हें नौकरी करनी है, वो निकालते हैं कि भाई उन्हें टीचिंग देनी है, उन्हें पढ़ाई करवानी है। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई नौकरी करेंगे तो वही होगा, 40 50 हज़ार मिलेगा और कुछ नहीं, मगर उन्हें चाहे कि भाई हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं। तो तुम देखो कि भाई उनका माइंडसेट कहाँ पे है, वो लोग नौकरी क्यों नहीं कर रहे।
तो यहाँ पे तुम्हें ये बात समझनी है कि ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है ये केवल अपना फ़ायदा देख रही है, और सब कुछ अपना फ़ायदा ही देखते हैं। पॉलिटिशियन देखो, कॉरपोरेट्स देखो, कोचिंग इंडस्ट्री देखो, जो भी देखो, हर कोई अपना फ़ायदा ही देखता है। ठीक है, अब तुम नहीं देख पा रहे हो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो ये जो कोचिंग इंडस्ट्री होती है ना, वो क्या कहती है, उनका सिंपल फंडामेंटल है कि भाई हम कोर्सेज बेचेंगे। पहले क्या था कि बड़े बड़े रूम रखने पड़ते थे, पहले क्या था कि बड़े बड़े हॉल बुक करवाने पड़ते थे, तो वहाँ किराया वगैरह होता था। मगर अब इंटरनेट का आने के बाद हो ये रहा है कि इंटरनेट पे कोर्स बेचे जा रहे हैं, और बेचे जा रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे देश के युवा अभी इतने समझदार नहीं हुए कि भाई उन्हें क्या खरीदना है, कहाँ पैसे देने हैं, उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं है। ये है प्रॉब्लम। तो हो ये रहा है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपने कोचिंग संस्थान खोल के बैठे हैं, और वो इस चीज़ को बता ही नहीं रहे कि भाई अगर आप 80% कट ऑफ नहीं ला सकते तो आपका तैयारी करना बेकार है। अब एक लड़का लड़की जो 55-60% लेकर है, वो 80% पे कैसे जाएगा? 80% तो प्रीलिम्स का कट ऑफ है, मगर फिर फाइनल पे तुम्हें 91%, 92% पे फाइट करना है। ये है चुनौती, वो भी नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करते हुए। तो ये जो कोचिंग संस्थान है, ये तुम्हें ये थोड़ी बताएगा कि भाई तुम्हें 90% स्कोर लाने हैं। ये तो तुम्हें कहेगा कि भाई तुम कोचिंग लो, पढ़ते रहो, मेहनत करो, मोटिवेशन चाहे तो मैं मोटिवेशन दूंगा, ठीक है, क्लासेस चाहे तो मैं क्लासेस दूंगा। मगर इन्हें चाहे कि भाई केवल और केवल अपना धंधा चलाना है। और तुम लोग सोचोगे कि यार हम तो कोर्सेस लेते नहीं है, तो फिर हमसे क्या फ़ायदा मिलेगा? भाई तुम यूट्यूब पे व्यूज़ तो देते हो ना, यूट्यूब पे तुम देखते हो ना उनके वीडियो, तुम जाके देखोगे भाई कितने व्यूज़ है इनके चैनल पे। तो ये जो बड़ी बड़ी भीड़ है, बेरोजगार भीड़ है, जो कि अपने माँ बाप के पैसों से अपनी पढ़ाई लिखाई की तैयारी कर रही है, वो भीड़ इनके लिए भाई पैसे कमाने का धंधा है। वोटर की तरह, जैसे हमारे नेता नहीं भाई आपको वोट देने के लिए कहते हैं, और जैसे कहते हैं कि भाई फर्स्ट टाइम वोटर हमें वोट दीजिएगा आके, क्योंकि दूसरे वाले तो समझदार है, दूसरे बार जो वोट करेगा, तीसरी बार वोट करेगा, वो तो समझदार है। ठीक उसी प्रकार ये जो कोचिंग संस्थान है, उन्हें पता है कि भाई ये जो लोग हमें देख रहे हैं ये कोर्स नहीं ले पाएंगे, हो सकता है ये गरीब हो, ये हो सकता है इनकी आर्थिक हालत सही ना हो, तो ये लोग ना उन्हें यूट्यूब पे चिपका के रखते ताकि यूट्यूब से भी जो पैसे आए उनसे वो निचोड़ सके। तो देखो यहाँ पे हर कोई अपना करियर बनाने बैठा है। अब अगर तुम्हें नहीं आता तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें जो चाहिए वो ये कि तुम कुछ साल लगो, 2-3 साल या मैक्सिमम 4 साल, और अगर नहीं हो रहा तो बैकअप ऑप्शन देखो कि भाई मैं क्या क्या करूँ, मैं क्या क्या सीखूँ जिससे कि मुझे जॉब मिल जाए। कोई कोर्स कर लो, ठीक है, तुमने इतने साल दिए हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बस 6 महीने के कोर्स होते हैं, कुछ छोटे मोटे कोर्स होते हैं, छोटे मोटे कोर्स, मगर उससे तुम्हें जॉब मिल जाएगी, पैसे आने लगेंगे, काम भी हो जाएगा तुम्हारा। तो अगर तुमने 1, 2 और 3 साल लगाए हैं किसी एग्ज़ाम में और तुम्हें कुछ नहीं मिला, तो तुम 6 महीने के लिए कोई कोर्स सीख लो, प्रैक्टिकल कुछ भी सीख लो, जो भी तुम्हें लगता है कि भाई ये रिलेवेंट है, यहाँ पे ज़्यादा कस्टमर मिल जाते हैं, इसके ज़्यादा स्कोप है, इसका ज़्यादा बेनिफिट है लॉन्ग टर्म में, ऐसे कोई स्कोप ढूंढ लो ना तुम, और फिर उसमें तुम लग जाओ काम पे। उस पर तुम देखो काम मिल रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है कि नहीं। 6 महीने में तुम इतना तो सीख ही लोगे कि तुम्हें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है कम पैसे मिले, मगर धीरे धीरे आगे बढ़ो। ठीक है, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है ना, ये है बात। क्योंकि एक कहावत है, मेरे एक मित्र है राजस्थान से, वो कहते हैं कि देखो राज, एक बात है कि जीवन है ना, वो कम पैसों से चल सकता है और ज़्यादा पैसों से भी चल सकता है, मगर जीवन बिना पैसों के नहीं चल सकता। तो तुम्हें चाहिए कि भाई ज़्यादा नहीं मिल रहा तो कम से कम तो पैसे कमाओ ना, ये है बात। कम पैसों से भी तो ज़िंदगी चलेगी ना कुछ ना कुछ, ज़्यादा से तो हो सकता है अच्छी चल जाए, मगर ज़्यादा मिल रहे हैं, ये मैटर करता है ना। तो ये है पूरी सिचुएशन सरकारी नौकरी की कि भाई तुम्हारा जीवन है, शुरू तो तुम्हें जीरो से ही करना है। तुम 18 साल से शुरू करो, किसी भी फील्ड में शुरू करो तुम, ठीक है, सरकारी में शुरू करो, प्राइवेट में शुरू करो। सरकारी में भाई अंधेरा कुआं है, या तो डूब जाओगे या तो निकल जाओगे, ठीक है। तो शुरू तो तुम्हें जीरो से ही करना है। तुम 25 पे करो, 30 पे करो, 35 पे करो, कभी भी करो, या फिर तुम कभी भी ना करो, मगर शुरुआत तो जीरो से ही होगी। कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला कि भाई तुम जीरो से सीधा 10 पे पहुंच गए, 15 पे पहुंच गए, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। जीरो से ही सब शुरुआत करते हैं।
बड़े से बड़े बिजनेसमैन की बात करो, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन की बात करो, सबने कहीं ना कहीं से जीरो से शुरू किया था। उन्होंने तो फिर उनके पूर्वजों ने किया था, उनके दादा परदादाओं ने किया था। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब उनका हो सकता है बाई लक हो कि वो ऐसे बड़े परिवार में जन्म ले लिए कि उनके घर भाई पॉलिटिशियन थे, बिजनेसमैन थे, पावरफुल लोग थे। ठीक है, अब मेजोरिटी जो पीपल है वो सामान्य है, मेरी तरह आपकी तरह, जो सामान्य परिवार में जन्म लेती है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो है वो तो बदलने से रहा। तो फिर इसमें किसी को दोष देने से, अपने माँ बाप को कुछ कहने से, किसी को कुछ कहने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें चाहिए कि भाई तुम अपने आप पे काम करो ना। तुम्हारे पास क्या विकल्प है वो देखो। आज तुम्हारे पास इंटरनेट है, जियो का 4G इंटरनेट है, 5G भी आने वाला है। तो तुम देखो कि भाई थोड़ी पढ़ाई लिखाई करो, देखो भाई कहाँ क्या स्कोप है, कितने पैसे मिल सकते हैं, कौन सी जॉब कर सकते हैं, ये देखो तुम। और रही बात आखिर में मैं यही कहूँगा कि देखो गीता में क्या लिखा है। गीता में कहा है कि भाई तुम कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। ठीक है, फल दूसरों के हाथ में है। ठीक है, तो तुम कितनी भी मेहनत करो, तुम कितना भी प्रयास करो, मगर हो सकता है कि वो फल तुम्हारे लिए बना ही ना हो, वो तुम्हारे नसीब में हो ही नहीं, तो फिर क्या। उदाहरण से मैं एग्जांपल दूं कि तुमने सरकारी नौकरी की बहुत तैयारी की, मगर एक सवाल से चूक गए, एक नंबर से चूक गए। तो ऐसे किस्से होते हैं कि भाई लोग आधे नंबर से चूक जाते हैं, उनका बड़ा करियर बर्बाद हो जाता है, वो लोग रो भी नहीं सकते, ऐसी हालत होती है उनकी। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि देखो यार, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, मैं जानता हूँ ये बात। ना तो मेरी मेहनत में कमी है, ना ही तुम्हारी मेहनत में कोई कमी है। कुछ ज़्यादा मेहनत करते हैं, कुछ सामान्य मेहनत करते हैं, कुछ कम करते हैं, मगर मेहनत किसी की कम नहीं है। ठीक है, तो समस्या वहाँ आती है ना कि जहाँ पे फल दूसरे के हाथ में हो। फल दूसरे के हाथ में होने से मेरा मतलब है तुमने बहुत पढ़ाई की, मगर एग्जामिनर ने एक सवाल ऐसा डाल दिया कि जो तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठा, तो फिर उसमें दोष किसका? किसका दोष? तुम ही मुझे बताओ। ये है बात। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कि तुम्हारे दिमाग में नहीं उतरेंगे, बहुत सारे ऐसे मतलब होते हैं जो कि तुम्हारे दिमाग में नहीं उतरेंगे, किसी के भी दिमाग में नहीं उतर सकते। मैं अपनी बात बताऊं कि मुझे एक ऐसा बचकाना सवाल आया था पेपर में जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तब। उसमें था कि भाई जो टाइगर होता है और लायन होता है, उसका जो क्रॉस ब्रीड बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं। ऐसा बचकाना सवाल आया था जिसका जनरल नॉलेज से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं था। हालांकि मुझे वो पता था, उसे लाइगर कहते हैं, लाइगर। तो मैंने बता दिया, मगर क्या एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि कितने बच्चों को ये पता होगा? तो ये है सिचुएशन। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, मगर वहाँ से सवाल क्या आएंगे तुम्हें नहीं पता। और इसलिए तो कहा है कि भाई तुम बस कर्म कर सकते हो, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा तुम्हें नहीं पता। सिंपल सी बात है। तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वहाँ पे एक सवाल ऐसा आ गया, कि भाई तुम नहीं कर पाए। तो वहाँ पे लंबा सवाल आ गया। लंबा तो सवाल आ ही गया, ऊपर से टाइम भी नहीं दिया। तो फिर 1 घंटे में पेपर ख़त्म करना होता है। क्या तुम कर पाओगे? तुम्हें आता सब कुछ हो, मगर तुम नहीं कर पाओगे फिर। ये है बात। और उसमें से भी अब ये लोग चालाकियाँ निकालते हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ देते हैं। सपोज अंग्रेजी के पेपर में तुम्हें 100 वर्ड के पैराग्राफ दिए जा रहे हैं, 150 वर्ड के पैराग्राफ दिए जाते हैं। ठीक है, और फिर कहते हैं कि भाई इसमें से जवाब ढूंढ के बताओ, इसका मतलब बताओ, इसका सारांश बताओ, इसका टाइटल बताओ क्या होना चाहिए। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो कि भाई तुम्हें जानबूझ के नेगेटिव करने के लिए रखी गई है, उसका तुम क्या ही करोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई देखो, समय बर्बाद मत करो। अगर तुम 3 4 5 साल अपने किसी दूसरे फील्ड में भी लगाते हो ना, तो तुम बहुत कुछ अच्छा कर लोगे, बहुत कुछ अचीव कर लोगे। तुम भूल भी जाओगे कि भाई सरकारी नौकरी की मैं तैयारी कर रहा था। मगर प्रॉब्लम ये है ना कि 3 4 साल देने के बाद लोग दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी 3 4 साल लगेंगे, टोटल 8 9 साल लग जाएंगे। अब जो है वो तो है। ठीक है, जो है वो तो है। अगर तुम आज नहीं गए तो तुम्हें कल जाना पड़ेगा। जब तुम्हारी उम्र ख़त्म हो जाएगी, जब तुम 32 साल के हो जाओगे या हो जाओगी, तब तुम्हें जाना पड़ेगा। तब भी तुम्हें लगने 4 5 साल ही है स्टेबल होते, वहाँ पे अपने आप को सुटेबल जगह पे बिठाते हुए। प्राइवेट में भी सब जगह पे तुम्हें काम अच्छा नहीं मिलेगा, बहुत बदमाश जगह होती है, बहुत हरामखोर टाइप की जगह होती है।
कहीं ना कहीं तुम्हें अपने आप को स्टेबल जगह पे ढूंढना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें वहाँ पे कहीं अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है। तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो 10 साल बर्बाद करके जाओ और फिर 5 साल स्टेबिलिटी में लगाओ, यानी कि 15 साल जीवन के बर्बाद करो। इससे अच्छा कि भाई 8-9 साल में अगर तुम बर्बाद होते होते सुधर जाओ तो अच्छी बात है। तुमने 3-4-5 साल जो भी दिया हो सकता है किसी ने ज़्यादा दिया हो, मगर अगर तुम शिफ्ट करके अभी से अपने आप के लिए किसी कोई स्कोप ढूंढते हो जहाँ पे तुम लग जाते हो, तो वहाँ पे भी 4-5 साल में तुम स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। और रही बात कुछ ऐसे लोगों की जो कि कंप्रोमाइज़ नहीं चाहते, उनके लिए मैं कहूँगा कि भाई तुम दोनों चीज़ें कर सकते हो। दिन में जॉब करो, रात को पढ़ाई करो, ठीक है। ओवरऑल तुम्हारे हाथ में कुछ तो रहेगा ना, कुछ नहीं से ये है फ़ायदा, ठीक है। बाकी मैं सबकी सिचुएशन समझता हूँ कि देखो यार, सबके परिवार की हालत मिडिल क्लास होती है, ठीक है। फाइनेंस की लगी पड़ी होती है, माता पिता की एज हो रही होती है, घर में भाई बहन की शादियाँ हो रही होती है, बहुत कुछ है। जो कजिन्स होते हैं सब अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, मगर तुम अगर निठल्ले बैठे रहोगे या बैठी रहोगी तो लगता है, ये बात सिंपल है, सीधी सी है, उसमें कोई बुरी भी बात नहीं है। मगर तुम्हें देखना है कि भाई टाइम रहते हुए कुछ ना कुछ कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी ना बहुत शॉर्ट है। कहते हैं कि भाई ज़िंदगी बहुत लंबी है, मगर ऐसी बात भी नहीं, ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, ठीक है। अगर तुम करियर सेटल करते करते 30-32 के हो जाओगे, फिर तुम्हें रिलेशनशिप्स बनानी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद तुम्हें फिर अपने बच्चों को बड़ा करना है, ठीक है। तो ऐसे करते करते तुम्हारा भाई 40-50 साल कहीं चला जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। फिर घूमना फिरना, जीवन जीना, थोड़े आराम के पल, वो तो फिर तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। तुम कहोगे कि भाई अब रिटायरमेंट की उम्र आ जाए, अब तो फिर बहुत है। ये है प्रॉब्लम। तो भारत में तुम रह रहे हो तो देखो, तुम्हें कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है, मगर अगर तुम दिमाग से काम लोगे तो तुम्हारे लिए चीज़ें बदल भी सकती है। जरूरी नहीं कि तुम यूरोप या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया ही चले जाओ, ठीक है। भारत में रह के भी तुम अगर थोड़ी चालाकी से, थोड़ी समझदारी से काम लो तो कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास इंटरनेट है, अभी तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, बहुत कुछ है। क्योंकि तुम पिछली जनरेशन की तरह नहीं हो, जो बेचारे थे, जो बेचारे जिनके पास कुछ नहीं था, जिन्हें डाक पेपर पे लेटर लिख के भेजने पड़ते थे, स्टैम्प चिपका के, ठीक है। नोटरी करवानी पड़ती थी, डाक और जो टेलीग्राफ वगैरह छपवाने पड़ते थे। तुम वो पीढ़ी नहीं हो। तो ये तुम्हारा और मेरा, हम सबका एक लकी प्रोस्पेक्ट है कि भाई हम उस पीढ़ी में जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसमेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है। अभी दिल्ली से हांगकांग या साउथ कोरिया या कहीं पे भी बात करने में, दिखने में, वीडियोग्राफी करने में, खबर पहुंचने में, ट्रांसफ़र होने में टाइम नहीं लगता। जबकि पुराने समय में तुम चिट्ठियाँ लिखो, तुम्हारी चिट्ठी पहुंच भी रही है, तुम्हें वो नहीं पता चलेगा। ऐसे में तुम करियर का सोचो, बिजनेस का सोचो, पॉलिटिक्स का सोचो, क्या हाल होती थी, तुम ये एक्सपेक्ट करके देखो। तो तुम्हारे पास बहुत सारे अपर एज है, अगर तुम उसका सही से उपयोग करना जानो तो, ठीक है। तो आगे बढ़ो और इस सरकारी नौकरी के चौसले से बाहर उठो। देखो, तुम प्राइवेट में ढूंढोगे तो तुम्हें लगभग 15-20 तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ, काम बहुत होगा, जानता हूँ, मगर तुम एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारा ग्रेड डी का नौकरी लग गया है। ग्रेड डी में कितने मिलते हैं? 35,000 मिलते हैं, यहाँ पे 15-20 मिल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं से तो कुछ ही सही, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा डिस्कशन। हो सकता है तुम्हें कोई समाधान मिला हो या ना भी मिला हो। कुछ लोग सोचे कि भाई क्या ही जवाब था ये। तो देखो, जवाब इसे कहना सही है या नहीं वो अलग बात है, मगर एक डिस्कशन है कि भाई तुम अपनी लाइफ में समय रहते कुछ कर लो, ठीक है। सबको करना है, मुझे भी करना है, तुम्हें भी करना है। बाकी 25 साल में तुम जाओगे तो इतना दुख नहीं होगा जितना कि तुम 32 साल में करोगे, ठीक है। 25 साल पे तुम कह सकते हो कि मैंने 7 साल बर्बाद किए। 18 साल से मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किया, 25 साल हो गए मेरे जीवन के, यानी कि 7 साल बर्बाद हो गए। यही चीज़ 32 पे पता है कितने होते हैं? 14 साल होते हैं। और तुम ना कभी ऐसे लोगों से मिलो तो देखना कि भाई 10-10, 14-14 साल बर्बाद करके ज़िंदगी की कैसे हालत होती है, ठीक है। कोई तुम्हें बताने के लिए नहीं आएगा, तुम्हारे मुंह पे कोई तुम्हें थोड़ी बताएगा कि भाई हमने ये किया, सब लोग थोड़ी कहेंगे तुम्हें। मगर अगर कोई तुम्हें दिखता नहीं है, कोई तुम्हें कुछ कहता नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ नहीं है, ठीक है। वो चीज़ होती है। कोई तुम्हें आके अपनी कहानी क्यों बताएगा, क्या ही फ़ायदा है उससे। तो ये चीज़ है, समय रहते आगे बढ़ो और कुछ बैकअप प्लान रखो, ठीक है।
बैकअप प्लान रखो और एक अपने आप से एक एश्योरेंस ले लो कि भाई अगर मैं बर्बाद भी होता हूँ तो मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, ये है बात। बाकी तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम 32 साल तक दो, जब तक तो तुम्हारी इच्छा की बात है। मेरा ये मैसेज था तुम्हारे लिए। तुम इस वीडियो को 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद देखो, 10 साल बाद भी देखो, अगर यूट्यूब इसे निकाल नहीं देता तो कोई बात नहीं, मगर तुम जब भी इस वीडियो को देखोगे तुम्हारे लिए ये वीडियो इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो आशा करता हूँ कि आप सभी को कुछ प्रोस्पेक्ट मिला होगा। ठीक है, डिसीजन बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा था कि भाई सबसे ख़राब हालत में सबसे ज़रूरी चीज़ वही होती है कि डिसीजन ले। डिसीजन टालो मत, सरकार की तरह मत बनो कि भाई ठंडे बस्ते में मुद्दों को डाल दिया। ठंडे बस्ते में चीज़ों को मत डालो, सरकार तो भाई यहीं की यहीं पर ही रहेगी। सरकार चली जाएगी तो उनके बच्चे आके नेतागिरी करेंगे, उनके बच्चे आके सरकार बनाएंगे, मगर तुम अपना जीवन बर्बाद मत करो। ठीक है, सरकार को पेंशन मिलती है, वो किसी मुद्दे का हल करे या ना करे वो अलग बात है, मगर तुम्हें अपने जीवन का हल करना है, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। सो आपकी जो राय हो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आपको जो भी सही लगे नीचे कमेंट करके बताएं। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब करो, बाकी ना करना चाहो तो कोई बात नहीं। सो इसी के साथ मैं राज त्रिकारी साइनिंग ऑफ करता हूँ।